वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम सेक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। अभी 112A में इसको शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताऊंगी। 112A का कुछ पार्ट जो है काफ़ी सिमिलर है सेक्शन 111A से। 111A जो है वो आपने अगर क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा यहाँ पे जो है 5 टाइप के एसेट या 5 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ कवर होते हैं। तो उसी टाइप का कुछ यहाँ पे भी 5 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़, तो उन्हीं में से कुछ एसेट जो है यहाँ पे कवर होते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म हो गया तो 111A में चला जाता है, और अगर लॉन्ग टर्म हो गया तो 112A में चला जाता है। बट हम सारी चीज़ें एक बार पढ़ने वाले हैं 112A में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। देखो, 112A को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ेगा कि अगर आपको याद हो, अगर आपको IPCC का पोर्शन याद हो, या फिर अगर प्रैक्टिकली आपने कहीं देखा हो, या फिर अगर कहीं से भी आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन हो, तो फाइनेंस एक्ट 2018 में 2018 तक अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी होता था ना, जो हमारे लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, वो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 38 में एग्जेम्प्ट होता था। बट फाइनेंस एक्ट 2018 में क्या हुआ, 2018 में कुछ चेंज आया, सेक्शन 112A लेकर के आई गवर्नमेंट, और इस सेक्शन के अंदर 112A के अंदर बोला गया कि हम टैक्स लगा देंगे। अब जो सिक्योरिटीज़ हैं उस पर हम टैक्स लगा देंगे 10% का। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स लगेगा दैट इज़ फॉर मोर देन 1 लाख रुपीज़। मतलब कि सपोज़ करो अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपए का हुआ है तो आपको टैक्स जो है 1 लाख रुपए पे लगेगा। 1 लाख रुपए तक को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख रुपीज़ पे हुआ है तो टैक्स 4 लाख पे @ 10% लगेगा। अंडरस्टूड। एंड अब हम इसको सीरियल वाइज पढ़ना शुरू करते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न ये है, ये मैंने आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाले में भी बताया था कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या फिर अगर आप एक HUF हैं, और अगर आपका जो इनकम है अदर इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आपका लेस देन 2.5 लाख है, क्योंकि 2.5 लाख पे हमारा नील टैक्स लगता है, तो ये जो 2.5 लाख का बेनिफिट है ना, ये आपको पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात अभी हम हटा देते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से नहीं मिलेगा। या आपको पहले अदर इनकम से सेट ऑफ करना पड़ेगा एंड देन आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मिलेगा। चलो एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। मान लो एग्जांपल में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 20 लाख रुपीज़ का है, और आपका अदर इनकम हेयर डज नॉट मीन्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर इनकम हेयर मीन्स एनी इनकम अदर देन दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसके अलावा जो भी इनकम है, मान लो वो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का है, तो आपके पास 21 लाख रुपीज़ हो गया। अब आपको पता है कि 2.5 लाख पे हमारा नील टैक्सेशन लगता है, लेकिन इस 2.5 लाख के लिए हम पहले इसको सेट ऑफ करेंगे। मतलब हम पहले इसको देखेंगे। अगर ये 3 लाख होता या फिर 2.5 होता तो ये पूरा का पूरा 2.5 हम यहाँ से डिडक्ट करते, हम ऊपर जाते ही नहीं। ऊपर पूरा 20 लाख पे टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर आपका शॉर्टफॉल हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ ही है और हमें 2.5 लाख तक नील टैक्सेशन है, तो आपको 1 लाख जो है 1 लाख तो आपको यहाँ से सबसे पहले यहाँ से सेट ऑफ करने को मिलेगा, एंड देन जो 1.5 लाख है वो आपको यहाँ से सेट ऑफ करने को मिलेगा, एंड देन 18.5 लाख पे आपका टैक्सेशन लग जाएगा। बट एक्चुअली टैक्स कितने पे लगेगा? 18.5 हो गया। ये 1 लाख तक हमारा जो है हमें यहाँ पे एग्जेम्पशन मिली हुई है कि 1 लाख तक को हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, मतलब 17.5 लाख पे @ 10% का टैक्स लग जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। इसके अलावा मैंने आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 2 चीज़ें और बताई थी जो कि यहाँ पे सिमिलर ही हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी गवर्नमेंट जो है टैक्स रेट जो है जब भी लोअर लेकर के आती है, जनरली एक टैक्स रेट 30% एज्यूम किया जाता है, तो जहाँ पे भी 30% से कम होगा वहाँ पे आपको जो है चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो चैप्टर 6A का डिडक्शन जो है यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। आई मीन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सपोज़ करो अगर आपके पास ये 20 लाख रुपए है, ये 20 लाख रुपए हैं, तो यहाँ पे अब जैसे यही केस हम ले लेते हैं, ये तो 1 लाख जो है वो सेटअप हो गया 2.5 की बेनिफिट के लिए, और सपोज़ करो चैप्टर 6A में आपका 5 लाख रुपीज़ है, तो यहाँ पे हमें 5 लाख रुपीज़ का ये डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। इसके साथ साथ सपोज़ करो अगर आपका इनकम लेस देन 5 लाख रुपीज़ होता तो 87A का आप रिबेट लेना चाहते हैं, बट सरकार यहाँ पे ये बोल रही है कि 87A का रिबेट भी हम नहीं देंगे, ना चैप्टर 6A का डिडक्शन देंगे।
ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, हालांकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी कवर हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें आपको काफ़ी हद तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी, तो यही वो जो बेस पॉइंट है ना, वो सिमिलर है। नॉन रेजिडेंट के लिए जो यहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ मैंने ये जो लिखा है, दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर रेसिडेंट, दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर रेसिडेंट। जहाँ पे नॉन रेसिडेंट की बात आएगी तो यहाँ पे तो भाई ना ही आपको 2.5 लाख का बेनिफिट है, ना ही आपको चैप्टर 6A का बेनिफिट है, और ना ही आपको 87A का रिबेट है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एंड अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 112A में देखो, सबसे एक बेसिक पॉइंट बताती हूँ आपको, एक सेकेंड जस्ट या सो आपको एक बेसिक पॉइंट बताती हूँ जो मैंने आपको 111A में भी बताया है। वो ये कि चाहे आपका 111A हो या फिर 112A हो, ये दोनों ही सेक्शन वहाँ पे अप्लाई होते हैं जब आपके पास जो सिक्योरिटीज़ है, जो जिन सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, जो शेयर्स या म्यूचुअल फंड की हम बात करें, दे आर हेल्ड एज कैपिटल एसेट एंड नॉट एज स्टॉक इन ट्रेड। ये कैपिटल एसेट होना चाहिए, एसआईटी नहीं होनी चाहिए। ये आपको समझ में आ रहा है? तो 112A के लिए भी ये चीज़ ध्यान रखना कि दैट शुड बी अ कैपिटल एसेट एंड नॉट एज स्टॉक इन ट्रेड। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये कैपिटल एसेट है। अगर स्टॉक इन ट्रेड हुआ तो फिर आपको ये कंडीशन जो है, एप्लीकेबिलिटी जो है, या आपको 111A या 112A की एप्लीकेबिलिटी नहीं मिलेगी। बट फॉर FIIs, जो भी FIIs होते हैं, इनके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल बना के रखा हुआ है कि आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रूफ करने की मैं बात बोल रही हूँ, ये मैं आगे डिस्कस करूँगी, बट अभी के लिए हम इसको ऐसे समझते हैं कि प्रूफ करना पड़ेगा। बट FII के लिए हमेशा से ही, चाहे वो 1 शेयर हो या फिर 1000 शेयर हो या फिर 1 लाख शेयर हो, दे विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट, और जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है वही टैक्स लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर 112A किसी रीजन से आप 112A के कंडीशन को नहीं कंप्लाई कर पा रहे हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है आपको, तो फिर आप 112 के अंदर चले जाएंगे। अंडर सेक्शन 112 में जो भी टैक्स रेट लिखा हुआ है या उसमें जो प्रोविज़न लिखे हुए हैं, उसके अंदर आपको टैक्सेशन अप्लाई हो जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो ये बोलता है कि जब हम 112A की बात करेंगे तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोवाइजो होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोवाइजो, इसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। व्हाट डज़ दैट मीन? सेकेंड प्रोवाइजो आपका इंडेक्सेशन की बात करता है, और फर्स्ट प्रोवाइजो जो है, जो हमारा NR के लिए बात करते हैं कि आपको कॉस्ट और सेल्स को जो है फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर देना है। तो ना ही NR को, ना ही रेसिडेंट को इन प्रोवाइजो का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ये 112A में मैंने आपको बताया था कि 111A जब मैंने आपको बताया था तो मैंने 5 सिक्योरिटीज़ बताई थी जिसके ऊपर 111A एप्लीकेबल होता है। बट 112A जो है, उसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए वो जिन सिक्योरिटीज़ पे एप्लीकेबल होता है, दे आर इक्विटी शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, इक्विटी शेयर। दूसरा है आपके पास इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, एंड तीसरा है आपका यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। यहाँ पे सिर्फ 3 ही चीज़ें कवर होती है। अगर आपको याद होगा तो ये तीनों चीज़ें 111A में भी कवर हो रही थी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती हूँ। ये तीनों पे अगर आपको 112A अप्लाई करना है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, वो ये कि आपको परचेज़ एज वेल एज सेल दोनों पे आपने STT पे किया हो। जबकि 111A की जब बात आती थी तो उसके लिए हमें सिर्फ इतनी सी कंडीशन थी कि ट्रांसफ़र पे, सिर्फ ट्रांसफ़र की बात हो रही थी, ट्रांसफ़र पे आपने STT पे किया हो। बट 112A के लिए आपको परचेज और सेल दोनों पे STT पे करना है। मैं यहाँ पे 111A को बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाए कि कहाँ पे हमारा सिमिलैरिटीज़ है और कहाँ पे हमारा डिफरेंस है। एंड आई होप कि मैंने आपको IFSC का कंडीशन बता दिया है कि अगर चलो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि वैसे तो कंडीशन ये है कि आपको STT पे करना है, बट जब IFSC की बात आती है तो IFSC में कोई STT का तो कंसेप्ट ही नहीं है। बट स्टिल नॉन रेसिडेंट को गवर्नमेंट अट्रैक्ट करना चाहती है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर आप IFSC में डील करते हैं तो ऑब्वियसली आप STT पे नहीं कर रहे होंगे, स्टिल आप दोनों का ही बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने। 111A और 112A दोनों का ही बेनिफिट आप ले सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और अब चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल, एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। देखो, एक यहाँ पे एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट बताती हूँ। देखो, यहाँ पे जब हम 112A की बात करते हैं तो ये बोलता है कि इक्विटी शेयर लिस्टेड। अब मान लो ये लिस्टेड की बात हो रही है, ये तो लिस्टेड की बात हो रही है ना। STT पे क्या है, दैट ऑब्वियसली मीन्स कि ये शेयर्स जो हैं वो लिस्टेड हैं।
अब लिस्टेड शेयर की बात हो रही है, तो इन लिस्टेड शेयर में कुछ हमारे पास वैसे स्टॉक्स भी आते हैं, पेनी स्टॉक्स, जिनका अमाउंट जो होता है बहुत कम होता है और जो रेगुलरली ट्रेड नहीं होते हैं, रेगुलरली ट्रेड नहीं होते हैं। ठीक, ये भी कवर हो जाएंगे। इक्विटी शेयर, इसमें जब 112A की बात होती है तो उसमें ये वाले स्टॉक भी कवर हो जाएंगे। बट आपको यहाँ पे रिलेट करवाती हूँ मैं 50CA से, जो कि बात कर रहा था कि अगर आपने अनकोटेड शेयर को ट्रांसफ़र किया तो उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी। जहाँ पे 50CA हमें ये बोलता था कि उस केस में जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ ऑन ट्रांसफ़र डेट पे जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। और अनकोटेड शेयर के डेफिनेशन में ये था कि नॉन लिस्टेड, एक तो था नॉन लिस्टेड, और दूसरा अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो वो पेनी स्टॉक्स थे। पेनी स्टॉक्स मतलब कि जो भी रेगुलरली ट्रेड नहीं हो रहे हैं, ये दोनों थे। तो जब भी अगर एक पेनी स्टॉक की बात करें, जो कि मान लो जिसका जो लिस्टेड तो है बट वो कभी कभी ट्रेड होता है, जिसका ₹5 है, फेयर मार्केट वैल्यू ₹5 है, और मान लो 100 शेयर हैं, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पे जब हम जाएंगे ना, तो इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है FMV ऑन ट्रांसफ़र डेट, हम देखेंगे कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑन ट्रांसफ़र डेट अगर ₹5 है और 100 शेयर थे तो ₹500 मेरा कंसिडरेशन अमाउंट बन जाएगा। मान लो एक्चुअल जो ट्रांसफ़र हुआ है वो हो सकता है ₹3 पे हुआ हो या फिर कुछ भी हुआ हो, बट हम फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे ऑन डेट ऑफ ट्रांसफ़र, और उसके बाद से यही जो है हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा, एंड देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और आपके पास फिर कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। सो ये एक छोटा सा रिलेशन था 50CA और 112A के बीच। देखो 50CA ने अपना यहाँ पे काम कर दिया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताने में, और 112A कहाँ पे काम करता है, जब आपका ये निकल जाता है तो टैक्स रेट अप्लीकेबिलिटी की बात करता है 112A। ये बोलेगा कि ठीक है, आप कंडीशन कंप्लाई कर रहे हो कि अगर आपने STT पे किया है और अगर ये एक इक्विटी शेयर है तो आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कुछ और लॉ से निकाल रहे हो या किसी और सेक्शन से निकाल रहे हो, दैट इज़ नॉट माई कंसिडरेशन। मैं उस पर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मैंने जो लिखा है अपना STT वाला कंडीशन, अगर वो आपने कंप्लाई किया है तो आपका जो टैक्स रेट है ना उसको वो लोअर करता है, उसको वो क्या कर देते हैं, उसको लो कर देता है, उसको 30% की बजाय 20% कर देता है, नहीं सॉरी 10% कर देता है, 30% की बजाय इसको 10% कर देता है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि 50CA जो है वो एक बार फिर से बता देती हूँ मैं कि हमारा कैसे रिलेट होता है। 50CA आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की बात कर रहा है, और 112A जो है ये बोलता है अगर आपने कंडीशन कंप्लाई कर लिया है तो टैक्स रेट जो है वो 10% हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं अब जो है चलो देखते हैं, ऐसे देखते हैं। एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जब कैपिटल गेन की बात आती है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, जब भी कैपिटल गेन कैलकुलेशन की बात आती है, तो आपको पता होगा हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और दूसरा हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और तब आपका कैपिटल गेन निकल के आता है यहाँ पे कुछ दिस यू नो। अब यहाँ पे जब मैं 112A की बात कर रही हूँ, अब हम थोड़ा सा अपने टेक्निकल पार्ट पे आते हैं। अभी तक मैंने आपको एक बेस बताया कि हम कहाँ पे कैपिटल गेन लेंगे, हमारी कौन सी सिक्योरिटी कवर होती है, क्या क्या कंडीशन है। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे होगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है आपको पता होगा, जब आप शेयर्स को या म्यूचुअल फंड या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को आप सेल कर रहे होंगे तो आपके पास फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। मैंने आपको एक बात और बताया है कि फाइनेंस एक्ट 2018 से जो है ये प्रोविज़न लेके आए। दैट मीन्स कि पहले के गवर्नमेंट का एक मोटो यहाँ पे ये भी रहेगा कि इसका मतलब कि इसके पहले जो भी हमारे पास कैपिटल गेन हुआ हो उस कैपिटल गेन को हम नेगलेक्ट कर दें। मतलब कि एक तरीके से हम उस कैपिटल गेन को, गवर्नमेंट इन कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करवाना चाहेगी। इस कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगाना चाहेगी जो 18 से पहले हो गया। वैसे मैं आपको डेट बता देती हूँ कि एक्चुअली वो क्या डेट है। द डेट इज़ एक्चुअली गवर्नमेंट ने कहा हम 31 जनवरी 2018 से पहले आपका जो भी कैपिटल गेन अराइज हुआ है, सपोज़ करो आपने 2009 मीन्स 2008-9, अंडरस्टूड, 2008-9 में एक शेयर खरीदा था 100 रुपीज़ पे, और एज ऑन 31 जनवरी 2018 सपोज़ करो उस शेयर का प्राइस हो गया है 500 रुपीज़, और सपोज़ करो कि अगर आप इस दिन बेचते
तो ये आपका FVC हो जाता और आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 100 रुपीज़ आ जाता है एंड देन 400 इज योर कैपिटल गेन। एक सिंपल कैलकुलेशन रखते हैं, अभी इंडेक्सेशन वगैरह को कुछ नहीं इंसर्ट करते, ठीक। तो आपका ये FVC होता और ये आपका 400 रुपये का कैपिटल गेन निकल के आता। बट ये कैपिटल गेन पे आपको टैक्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारा 1038 कम्स टू प्ले और 1038 बोलता कि ये जो भी कैपिटल गेन होता है ना, दिस कैपिटल गेन इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन सिक्योरिटीज़ पे हुआ वो 1038 में एग्जेम्प्ट हो जाता टैक्स पे। बट 31 जनवरी 2018 के बाद सिनेरियो बदला। अब गवर्नमेंट जब 31 जनवरी 2018 की ये डेट को एक कंसिडर किया गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट का एक मोटो ये भी रहेगा कि यहाँ तक 31 जनवरी 2018 तक जो भी कैपिटल गेन, ताकि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो कि इन्वेस्टर हैं, उनको इफ़ेक्ट ना हो। अप टू यहाँ तक, अप टू 31 जनवरी 18 तक कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। नहीं तो लोग क्या करेंगे, लोग फटाफट अपना शेयर्स बेचना शुरू कर देंगे और फिर कुछ टाइम तक, मतलब देखो अभी तो शेयर मार्केट हमारा बिल्कुल, अगर 18 की बात करें, 31 जनवरी 2018 से बात करें, तो अब एकदम नॉर्मल ट्रैक पे है। बट कुछ महीनों तक, हो सकता है 5 महीने 6 महीने तक ये डिस्टर्ब हो जाता, हमारा सेंसेक्स जो है वो बहुत नीचे चला जाता। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए 2018 तक गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। एक वर्ड यूज़ किया गया कि ये जो कैपिटल गेन है, मैंने कहा कि एग्जेम्प्ट कर देंगे। दिस इज़ अ लेमैन लैंग्वेज कि इस कैपिटल गेन को हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, बट टेक्निकल लैंग्वेज इज़ कि हम इस कैपिटल गेन को ग्रैंडफादर कर देंगे। इस कैपिटल गेन को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक। तो जब अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलने की बात आती है, उसके लिए मुझे आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड देना ज़रूरी था कि यहाँ तक के एक चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ तक के कैपिटल गेन को अप टू दिस डेट, आपने शेयर्स जब भी खरीदे हो, बट अप टू दिस डेट जो है कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए गवर्नमेंट ने एक सेक्शन है, सेक्शन 55 सेक्शन तो वैसे होता ही है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, बट ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन 55 2AC, ये प्रोविज़न एक लेकर के आया गया। इस सेक्शन में ये बोला गया कि जब हम इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल रहे होंगे तो हम लेंगे हायर। सबसे पहले हम हायर देखेंगे, ए एक्चुअल कॉस्ट जितने में हमने ख़रीदा है, और बी में 2 पार्ट बनाए गए। बी में 2 पार्ट बनाए गए, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट पार्ट जो है वो ये कहा गया कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, और यहाँ पे ये कहा गया सेल्स कंसिडरेशन। सेक्शन 55 2AC जो है वो बोलता है कि पहले हायर बोलता है, हायर, और उसके बाद से जब हम बी को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे लोअर ऑफ, ठीक। लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, सपोज करो एज ऑन 31 जनवरी 2018, ठीक। एंड सेल्स कंसिडरेशन, या फिर यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट। चलो यहाँ पे ऊपर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है। इसी एग्जांपल से हम यहाँ पे अपना कैलकुलेशन करते हैं। एक्चुअल कॉस्ट, मैंने आपको बोला एक्चुअल कॉस्ट जो परचेज़ किया था वो 100 रुपीज़ में परचेज़ किया था। 2008-9 में मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि 100 रुपीज़ में परचेज़ किया था। और फिर यहाँ पे बोलता है कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन 31 जनवरी 2018, सपोज़ करो कि यहाँ पे 300 रुपीज़ था और सेल्स कंसिडरेशन 500 रुपये। तो सबसे पहले हम बी निकालेंगे। बी में बोल रहा है लोअर ऑफ, लोअर ऑफ में हम कंसिडर करेंगे तो 300 या 500, दोनों में से जो भी लोअर कौन सा हो गया, 300। एंड देन बोलता है हायर ऑफ, तो 100 एंड 300 दोनों में से हायर कौन सा हो गया, 300। तो 300 विल बी माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर दिस पर्पस। अब जब हम कैपिटल गेन निकाल रहे होंगे तो हमारा FVC जो आ रहा होगा दैट विल बी 500 रुपीज़, जो कि हमारा पहले से आ रहा है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है अब यहाँ पे 300 रुपये हो जाएगा और 200 रुपये का जो है आपको कैपिटल गेन मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको @10% का टैक्स लग जाएगा। अंडरस्टूड? ये आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करता है। अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमें आगे फर्दर चीज़ें डिस्कस करनी है, बट मैंने आपको एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का एक बेस बता दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ही। देखो, जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने की बात होती है, चलो आपको एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि दिस इज़ द न्यू शीट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए हमने देखा कि 3 चीज़ें थी। सबसे पहले हायर ऑफ था। हायर ऑफ में क्या था, एक्चुअल कॉस्ट था हमारा, जितने पे हमने परचेज़ किया हो।
ए, और फिर हमारा था लोअर ऑफ। जब हम बी पॉइंट निकाल रहे होंगे तो हम कुछ लोअर देखेंगे, किस चीज़ का, फर्स्ट एंड सेकेंड। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st January 2018 एंड सेल्स कंसिडरेशन। अब मैंने यहाँ पे वापस इसलिए लिखा ताकि मुझे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को जो आपको समझाना है वो मैं आपको समझा सकूँ। सी, एक्चुअल कॉस्ट जो है, अगर आप इस सेक्शन से डील कर रहे हैं तो आपको एक्चुअल कॉस्ट पता होगा, आपने कितने में बेचा, सेल्स कंसिडरेशन ये भी पता होगा। तो प्रॉब्लम वाला एरिया जो था, एरिया जो है वो हमारा यही है, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st January 2018। जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात होती है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए हम बोलते हैं कि 31st January 2018 को जो भी हाईएस्ट प्राइस रहा होगा ऑन, जो अगर ट्रेड हुआ है तो कुछ हाईएस्ट प्राइस रहा होगा तो वो हाईएस्ट प्राइस हमारा फेयर मार्केट वैल्यू बन जाएगा। दूसरा है, मान लो कि अगर ट्रेडिंग नहीं हुई है 31st January 2018 को, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग, मतलब कि क्या हो गया, ऑन 30th जनवरी 2018 को अगर ट्रेडिंग नहीं हुई है तो 30th January 2018 को जो भी हाईएस्ट प्राइस होगा वो मेरा फेयर मार्केट वैल्यू बन जाएगा। इसके अलावा मान लो कि कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, 2009-10 में आपने कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एक्वायर किया। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा 5 मिनट आगे अनलिस्टेड शेयर है, ओके, थोड़ा सा 5 मिनट आगे जो है टेक्निकल आने वाला है। अगर कोई 2009-10 में आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एक्वायर किया है और 31st January 2018 जो है, 31st January 2018 ये पास हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, स्टिल द शेयर वॉज अनलिस्टेड। आप मान लो कि 31st January 2020 को ये शेयर बेचते हैं और शेयर जो है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब 31st January 2018 को यहाँ पे ये शेयर जाके लिस्टेड हो गया। अब जब लिस्टेड हो गया तो आपने इस पे STT भी पे किया होगा। जब STT पे किया होगा तो ये 112A में फॉल कर जाएगा। अब 112A में फॉल किया अगर ये, तो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की यहाँ पे बात आती है। जो हायर ऑफ वाला था, सेम कंडीशन, सब कुछ सेम ही रहेगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए। सिर्फ जो ये पार्ट था आपका, जो फेयर मार्केट वैल्यू वाला पार्ट था, इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जो फेयर मार्केट वैल्यू वाला पार्ट था, अब उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि 31st January 2018 को तो ट्रेडिंग हुई ही नहीं है, क्योंकि शेयर लिस्टेड ही नहीं रहा है। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए हमें एक बोला जाता है कि आप अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लीजिए, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने के बाद से आपको इसमें क्या करना है, इंडेक्सेशन कर देना है। इंडेक्सेशन करने के लिए आपको न्यूमरेटर में 2017-18 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स रखना है और डिनोमिनेटर में आपको रखना है एक्विजिशन ईयर वाला। मतलब कि अगर 9-10 में एक्विजिशन, पहले मैं यही लिख देती हूँ, एक्विजिशन ईयर, हमारे एग्जाम्पल में हमने 9-10 में परचेज़ किया था, तो यहाँ पे 2009-10 का जो भी इंडेक्स होगा वो हम रख देंगे, और यहाँ पे ये जो है ये हमारा फेयर मार्केट वैल्यू निकल के आ गया। अब 17-18 की जब बात आई तो सोचो हमारा मोटो था, जो गवर्नमेंट का मोटो था कि 31st January 2018 तक जो भी आपके कैपिटल गेन हुए हैं उसको ग्रैंडफादर कर दें या फिर उसको एग्जेम्प्ट कर दें या फिर उस पर हम टैक्स नहीं लगाएं। अब जनवरी से बढ़ के ये पूरा मार्च तक का इन्होंने कंसिडर कर लिया। जब आपके पास लिस्टिंग जो हुई है सिक्योरिटी की वो बाद में हुई है, तो 17-18 हम न्यूमरेटर में रख रहे हैं। दैट मीन्स कि 31st मार्च तक जो भी आपका कैपिटल गेन अराइज हुआ है, एक तरीके से देखें तो जब हम फेयर मार्केट वैल्यू निकालते तो हम जनरली यही प्रिज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये लिस्टेड सिक्योरिटी होती, अगर ये शेयर लिस्टेड होती तो शायद इसी रेट पे ट्रेड हो रही होती। तो 17-18 तक जो भी एक कैपिटल गेन आया फेयर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, उतने कैपिटल गेन को जो है हमने एग्जेम्प्ट कर दिया। तो हमारा पर्पस पूरा हो गया। पर्पस को ध्यान में रखोगे तो फिर ये फॉर्मूला जो है आसान लगने लगेगा। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मान लो अगर अनलिस्टेड यूनिट है, क्योंकि हमारे पास यूनिट की भी तो बात हो रही थी, तो अगर कोई अनलिस्टेड यूनिट है तो उस टाइम पे नेट एसेट वैल्यू जो है NAV आपको पढ़ने को मिलेगा अपने SFM में, म्यूचुअल फंड का एक प्रॉपर चैप्टर है। तो NAV जो भी 31st January 2018 को हुई होगी ना, दैट वुड बी योर फेयर मार्केट वैल्यू फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक, अब 31st January 2018 को हुई होगी ना, दैट वुड बी योर फेयर मार्केट वैल्यू फॉर द कंसिडरेशन ऑफ 2018 को हुई होगी ना, दैट वुड बी योर फेयर मार्केट वैल्यू फॉर द कैलकुलेशन ऑफ
एंड उसके बाद से एक और प्रोविज़न हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में डिस्कस करने वाले हैं। वो प्रोविज़न क्या है? वो प्रोविज़न ये है कि मान लो लिस्टेड इक्विटी शेयर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, चलो ऐसे ही इसको समझते हैं। मान लो कि आपको कोई शेयर गिफ्ट मिला, मतलब कि सेक्शन 47 में जो भी मेथड लिखे हुए हैं, जो भी तरीके लिखे हुए हैं, उस तरीक़ों से, उनमें से किसी एक तरीके से आपको एक शेयर या सिक्योरिटी जो भी इसमें मेंशन है वो मिला। तो सेक्शन 47 में हमने मान लिया कि गिफ्ट, तो सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग मान लो कि हमें मिलता है एक गिफ्ट। इसका हम मान लेते हैं, चलो यही मानते हैं कि 2009-10 में हमें एक गिफ्ट मिलता है। और ये गिफ्ट मिलने के बाद से ये शेयर जो थे उस समय ट्रेड नहीं हो रहे थे। बाद में ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र जो है ये शेयर, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र ये शेयर लिस्ट हो गए। तो इस केस में, क्योंकि मान लो मैंने, अगर ये केस यहाँ पे कवर नहीं हो पाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर मैं खुद परचेज़ किया होता मैंने, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता ना। बट इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरे पास होता तो ये केस यहीं पे कवर हो जाता। बट यहाँ पे बोला है कि सेक्शन 47 वाला अगर कोई भी चीज़ है, सेक्शन 47 वे से अगर आपने एक्वायर किया है, तो आपके पास अपना तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होगा। सिर्फ यही डिफरेंस है कि आपका अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी पुराने प्रीवियस होल्डर का जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेंगे, और 17-18 का इंडेक्स ले लेंगे न्यूमरेटर में, और जिस दिन हमने एक्वायर किया जिस ईयर में, उस ईयर का इंडेक्सेशन ले लेंगे डिनोमिनेटर में। मतलब सेम टू सेम देखें तो 90% क्या 99% यही है, सिर्फ आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो प्रीवियस ओनर का लेना पड़ेगा यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में फेयर मार्केट वैल्यू वाला पार्ट था वो तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो चलो मैं आपको एक बार समरी बता देती हूँ इसकी। हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। हमने बात किया था कि हमारे पास फेयर मार्केट वैल्यू तो आसानी से पता चल जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा उसके लिए हमारे पास एक सेक्शन में 55(2)(a) में प्रोविज़न था, जिसमें वो ये बोल रहा था कि हायर ऑफ, सबसे पहले हमें लिखा था हायर ऑफ में क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअल, और बी पॉइंट में हमारे पास दो पार्ट थे, इस दोनों में से जो भी लोअर ऑफ लेना है हमें, लोअर ऑफ में सबसे पहला पॉइंट था फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन, एक्चुअली एज ऑन नहीं है तो यही कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, बट मैं आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ 31 Jan 2018, बिकॉज अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो आपने देखा ना, कुछ केस में तो ये प्रीवियस ओनर का एक्विजिशन था, कुछ केस में ये 30 जनवरी 2018 का एक्विजिशन का हम ले रहे थे फेयर मार्केट वैल्यू। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बेस बनाने के लिए 31 Jan 2018 लिख रही हूँ। लॉ में 31 जनवरी 2018 नहीं लिखा हुआ है, लॉ में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट लिखा हुआ है। पहला है एक्चुअल कॉस्ट, दूसरा है फेयर मार्केट वैल्यू, और तीसरा है हमारे पास सेल्स कंसिडरेशन। अब जब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना शुरू करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हमारे पास होगा, जो सेल कंसिडरेशन है जितने पे हमने ट्रांसफ़र किया है, जितने अमाउंट पे, वो भी हमारे पास होगा। सिर्फ हमारे पास पंगा आता है यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू का। तो हमने फेयर मार्केट वैल्यू अभी डिस्कस किया, जिसका मैं ये आपको समरी बता रही हूँ। सबसे पहला हमारा पॉइंट था कि अगर 31 Jan 2018 को अगर ट्रेड हुआ है तो उस दिन का जो सबसे हाईएस्ट प्राइस होगा उसको ले लेना। अगर ट्रेड नहीं हुआ है तो एक दिन पीछे चले जाना, मतलब 30 Jan 2018 को चले जाना, उस दिन जो भी हाईएस्ट प्राइस है वो ले लेना। उसके बाद से था अगर कोई अनलिस्टेड यूनिट है, क्योंकि सिंस इसमें यूनिट की भी बात हो रही थी, तो अनलिस्टेड यूनिट है और अगर वो मान लो 31 जनवरी 2018 को लिस्टेड नहीं था तो NAV ऑन 31 जनवरी 18 ले लेना। फोर्थ हमारा पॉइंट था कि अगर कोई अनलिस्टेड यूनिट है जो कि लिस्टेड हो गया है, लिस्टेड ऑन डेट ऑफ ट्रांसफ़र, अगर ये डेट ऑफ ट्रांसफ़र पे अगर ये लिस्ट हो जाता है तो इसका फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हमें करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटू 17-18 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, एंड डिनोमिनेटर में था एक्विजिशन ईयर का इंडेक्स, ये था, इससे हमारा निकल जाएगा। एंड एक पॉइंट आपके पास और था जो ये बोल रहा था, ये आपका हो गया, चलो फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड एंड देन दिस वन फोर्थ, और एक पांचवा और सिनेरियो डिस्कस कर रहा था जो कि बोल रहा था कि अगर आपने सेक्शन 47 में लिखे हुए किसी तरीक़ों से इस एसेट को एक्वायर किया है, जैसे कि अगर आपको गिफ्ट मिल गया तो क्या करेंगे। तो सिंपल शब्दों में बस अब मैं यही लिखती हूँ कि सेम। ठीक, तो आपके पास ये तो था, आपके पास ये भी था, आपके पास सिर्फ ये नहीं था। ये निकालने का तरीका लॉ ने बता दिया यहाँ पे नीचे कि ये कैसे निकलेगा। अब आपके पास मान लो कि ये निकल के आया 100, ये निकल के आया 200, तो हमें क्या लेना है, लोअर ऑफ ले लिया हमने, 100 यहाँ पे कंसिडर कर लिया, और एक्चुअल कॉस्ट जो है वो अगर 50 है तो हमें अब क्या लेना है, हायर ऑफ। जो फाइनल हम कंसिडरेशन देंगे वो हम देंगे हायर ऑफ को। तो 100 और 50 में से जो भी हायर है दैट इज़ 100। ये 100 जो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बट एक सिंपल चीज़ बताने वाली हूँ। इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आपको इसे ध्यान में रखना है ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, बट टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं आपको बेस बना रही थी 112A का, तो मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि आप 111A हो या फिर 112A हो, इनका बेनिफिट आप तभी ले सकते हैं ये लोअर टैक्स रेट का, जब आपके पास जो एसेट हो वो कैपिटल एसेट हो। अगर ये स्टॉक इन ट्रेड है, अगर ये SIT है, तो आप इनका बेनिफिट नहीं ले सकते। मैंने आपको कहा था आपको प्रूफ करना पड़ेगा कैपिटल एसेट। तो मैंने आपको कहा था ये जो प्रूफ बात मैं बोल रही हूँ ये सिर्फ अभी के लिए समझिए, प्रूफ का एक्चुअल मीनिंग मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो अब हम यही चीज़ समझते हैं कि कैपिटल एसेट है ये कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो चलो अब हम इसको ऐसे देखते हैं कि सपोज़ करो अगर लिस्टेड सिक्योरिटी है, अगर ये लिस्टेड सिक्योरिटी है, और लिस्टेड सिक्योरिटी है मतलब कि इस एसेट को आपने 12 मंथ से ज़्यादा के लिए हेल्ड किया है, और लिस्टेड सिक्योरिटी है, और अगर ये इसका जो होल्डिंग पीरियड है दैट इज़ मोर देन 12 मंथ, और अगर SSC खुद ही बोल रहा है कि देखो ये PGBP इनकम है, तो ये PGBP इनकम कंसिडर कर लिया जाएगा। इसमें हमें कुछ डिसाइड करने वाली बात नहीं है। AO इस पे झगड़ा नहीं करेगा कि नहीं ये PGBP नहीं है, ये कैपिटल एसेट है, नहीं ये PGBP इनकम मान लिया जाएगा। और अगर SSC खुद ही बोल रहा है कि ये कैपिटल एसेट है, तो इसको कैपिटल एसेट 12 मंथ से ज़्यादा है मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसिडर कर लिया जाएगा। इसमें कोई झगड़ने वाली बात नहीं होगी। और लॉ ने एक चीज़ और कहा कि एक बार अगर आपने कोई भी स्टैंड ले लिया तो स्टैंड वंस टेकन कैन नॉट बी रिवर्स्ड, मतलब एक बार अगर ये ले लिया वंस, मैं सिर्फ यहाँ पे वंस लिख रही हूँ, एक बार अगर आपने कोई भी स्टैंड ले लिया या फिर PGBP कंसिडर करने का या फिर LTCG, तो आप वही कंसिडर करना, बाद में उसे चेंज मत करना। ये हो गया जब हमने सिक्योरिटी को 12 महीने से ज़्यादा के लिए हेल्ड कर रखा है, तो सिंपल सा लॉ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर लेस देन 12 मंथ हो तो क्या होगा। अगर लेस देन 12 मंथ, चलो अब इसमें बात करते हैं अगर लेस देन 12 मंथ हो तो क्या होगा। अगर लिस्टेड है तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, अगर लेस देन 12 मंथ हो तो हमें डिसाइड यही करना है ना कि ये PGBP है या कैपिटल एसेट। तो इसके लिए हमें रेफ़र करना पड़ेगा एक सर्कुलर को, सर्कुलर का नंबर है 4/2007। इस सर्कुलर को रेफ़र करना पड़ेगा और इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा ये लिस्टेड सिक्योरिटी की PGBP है या कैपिटल एसेट है। बट अगर अनलिस्टेड है तो हमेशा इस बात को याद रखना, ऑलवेज दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल गेन। यहाँ पे PGBP का सवाल नहीं उठेगा। अब SSC चाहे उसे मतलब डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड कि या तो वो लॉन्ग टर्म हो सकता है या फिर शॉर्ट टर्म हो सकता है, बट उसमें झगड़ा नहीं करेंगे कोई भी SSC या फिर AO कि ये लॉन्ग टर्म है, PGBP है या कैपिटल एसेट है। ऑलवेज कंसिडर्ड एज कैपिटल गेन, हमेशा कैपिटल गेन कंसिडर होगा। तो आपको सिनेरियो पूरा समझ में आ रहा होगा, ये भी समझ में आ गया होगा, सिंपल है, ये भी सिंपल है। सिर्फ यहाँ पे एक सर्कुलर है जहाँ पे भी शॉर्ट टर्म अगर लेस देन 12 मंथ के लिए अगर हम हेल्ड करते हैं तो उसके डिसीजन के लिए हम एक सर्कुलर को रेफ़र करना पड़ता है, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये अभी पेंडिंग है हमारा, दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा यहाँ पे जो है 112A एक तरीके से ख़त्म होता है, एक तरीके से नहीं, जो भी प्रोविज़न थे 112A के 112A सेक्शन 112A जो है ये हमारा यहाँ पे एंड होता है। एक छोटा सा प्रोविज़न और है 112। देखो सेक्शन 112 छोटा सेक्शन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी सेक्शन 112
ये बात करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। जब हम यहाँ पे ए लगा देते हैं तो वो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ की बात करने लगता है, बट जब लिस्टेड, नॉट ऑल लिस्टेड सिक्योरिटी बट यस, जो हमने मेंशन किया अभी 3 सिक्योरिटीज़, उनकी बात करने लगता है। जब हम 112 सिर्फ डिस्कस करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन एनी एसेट की बात करता है। इसका जो रेट होता है, टैक्स रेट जो होता है वो होता है 20%। और जो भी हमारे पास इंडिविजुअल या एचयूएफ होते हैं उनको इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से 2.5 लाख का बेनिफिट अलाउड होता है। बट जैसे ही एनआर की बात आएगी, ये मैं आपको बार बार रिपीट कर चुकी हूँ बट फिर भी कर रही हूँ, एनआर की बात आएगी तो 2.5 लाख का कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 से सिर्फ इतना ही लिखते हैं, चैप्टर 6 से ना ही रेसिडेंट को मिलने वाला है ना ही एनआर को मिलने वाला है। अब एक बात करते हैं यहाँ पे, मान लो कि लिस्टेड शेयर्स हैं या डिबेंचर हैं, अगर इनको हमने ऑफ मार्केट बेचा है, अगर इनको हमने ऑफ मार्केट बेचा है तो 112 ये तो अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, 112 एप्लीकेबल, सॉरी यहाँ पे क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, 112 एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड डिबेंचर में तो हमारा कोई इंडेक्सेशन एप्लीकेबल ही नहीं होता, यहाँ पे तो कोई इंडेक्सेशन का क्वेश्चन मार्क ही नहीं आता। बट जब 112 एप्लीकेबल होगा ना, तो यहाँ पे 2 टैक्स रेट की बात की गई है कि जब हम इसको ऑफ मार्केट बेचेंगे, और डिवेंचर में तो इंडेक्सेशन नहीं आएगा बट शेयर्स की बात करते हैं, तो अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट अगर आप ले रहे हैं, अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपके ऊपर टैक्स रेट 20% हो जाएगा विद इंडेक्सेशन। और विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स रेट जो है वो 10% हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। अगर ऑफ मार्केट अगर आप सिक्योरिटीज़ बेचते हैं तो आपके ऊपर जो इंडेक्सेशन, तो सॉरी, अगर आप ऑफ मार्केट सिक्योरिटी बेचते हैं तो 112 में विद इंडेक्सेशन 20% टैक्स रेट एंड विदाउट इंडेक्सेशन 10% टैक्स रेट। फिर लिस्टेड शेयर डिबेंचर की बात होती है ना, और अगर वो ऑफ मार्केट सेल हुआ तो हमारा ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा। बट अगर कोई अदर एसेट है तो 20% का फ्लैट रेट जो है वो लग जाएगा। बट अब थोड़ा सा बात करते हैं एनआर की। जब भी एनआर की बात आती है तो आपको पता होगा कि एनआर के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ स्पेशल बेनिफिट देती है। तो हमेशा की तरह यहाँ पे भी कुछ स्पेशल बेनिफिट एनआर को अवेलेबल है। एनआर के लिए ये है कि मान लो अगर आप एक लिस्टेड सिक्योरिटी अगर ऑफ मार्केट बेचते हो तो उस केस में क्या होगा कि देखो, प्रोविज़न तो यही है कि 20% विद इंडेक्सेशन या फिर 10% विदाउट इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो तो रेसिडेंट के लिए है, और जो एनआर की बात होती है तो यहाँ पे तो फर्स्ट प्रोवाइजो लिखा हुआ है, मतलब जो बेनिफिट मिलता है वो तो फर्स्ट प्रोवाइजो लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी फर्स्ट प्रोवाइजो हो जाएगा। ऐसा तो नहीं लिखा है कि फर्स्ट प्रोवाइजो मत लेना या लेना, फर्स्ट प्रोवाइजो के लिए कोई बात नहीं की गई है। तो मतलब लॉजिकल सी बात है कि फर्स्ट प्रोवाइजो जो है वो दोनों ही केस में अवेलेबल होगा। जब एनआर की बात होगी तो ये जो प्रोविज़न जो है ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट प्रोवाइजो दोनों ही केस में एप्लीकेबल होगा। तो बताओ, 20% विद फर्स्ट प्रोवाइजो या 10% विदाउट फर्स्ट प्रोवाइजो, तो आप क्या लेना चाहोगे? आप ऑब्वियसली यही सोचोगे ना कि 10% का हम बेनिफिट ले लें और फर्स्ट प्रोवाइजो लगा लें विद फर्स्ट प्रोवाइजो। ये एक समरी निकल के आती है कि 10% विद फर्स्ट प्रोवाइजो रेट एप्लीकेबल होगा इन केस एनआरएच सेलिंग लिस्टेड सिक्योरिटीज़ ऑफ मार्केट। तो आप, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आई एम जस्ट चेकिंग इट आउट कि मेरे पास कहीं पे कोई और चीज़ें तो छूट नहीं रही ना। ओके, लेट्स रैप इट अप। एक और छोटी सी चीज़ आपको बताती हूँ। और सी, मैंने आपको बताया लिस्टेड सिक्योरिटी सोल्ड ऑफ मार्केट का ये रेट है, प्रोविज़न जो भी है ये है। बट अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ है तो 10% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% का रेट लग जाएगा विदाउट फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोवाइजो। ये चीज़ ध्यान रखना। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस क्लास।